वेलकम फ्यूचर आईटीएन, आप लोगों का बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी इक्वेशंस के बारे में जिनका ऑर्डर तो वन है बट डिग्री जो है वो वन नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में, कौन कौन से मेथड उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। बट आज की वीडियो जो है उसमें स्पेशल ये है कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस हैं बट जो डिग्री है ना वो वन नहीं है। डिग्री जो है वो वन से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं एन डिग्री के इक्वेशन अगर कंसीडर करूं, ठीक है, तो एन जो होगा ना यहाँ पे वो हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन की हम नहीं बात कर रहे, तो वन तो नहीं हो सकता एन, तो एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं बट डिग्री वन नहीं है। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन में बता देती हूँ। डेफिनेशन में आपको कैसी जर्नल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन माननी है, वो होगी हमारी पी नोट डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन, साथ में प्लस में पी वन डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसकी जो पार्स हैं वो हमारी रिड्यूस होती जाएंगी। पहले एन, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री एंड लास्ट में ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो होगा मतलब टोटल वन बन जाएगा। और जो p है वो p नोट, p1, p2 ये हम ऐसे मल्टीपल लेते जाएंगे और इज इक्वल्स टू में ज़ीरो रख देंगे। जहाँ पे जो ये p नोट, p1, n तक जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे x एंड y के फंक्शंस हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। n जो है वो हमारा वन से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर वन ले लिया तो फिर वो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो वन से बड़े लेने हैं एन की वैल्यू, और पी नोट, पी एन ये सारे के सारे फंक्शंस हमें कंसीडर करने हैं एक्स एंड वाई के, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद मैं थोड़ा कन्वेंशन के लिए ना कंसीडर कर लेती हूँ कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको मैं पी कंसीडर कर लेती हूँ, क्योंकि ना मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस में हर बार डी वाई बाई डी, मतलब आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस करूँगी ना उनमें मैं पी लेके चलूँगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे अगर इसका उल्टा कर दूँ, मतलब इसको रिवर्स कर दूँ, तो डी एक्स बाई डी वाई जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ पी, तो बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू वन बाई पी। ये भी क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। काफ़ी सारे मेथड्स तो हैं, पर मैं आपको जर्नल जो मेथड्स होते हैं वो टोटल 5 मेथड्स हैं, ठीक है। 5 मेथड्स की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर की हैं और फर्स्ट डिग्री जिनकी डिग्री नहीं है, ठीक है। जो ये 5 मेथड्स हैं इनको हम टर्म बाय टर्म करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक मेथड बताऊंगी बट नाम सबके बता दूंगी आपको, ठीक है। उसके बाद ना सॉल्यूशंस जो होंगे, इनके सॉल्यूशंस भी ना दो फॉर्म के होते हैं। पहली फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज़ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक सॉल्यूशंस या पैरामीट्रिक फॉर्म आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। पिछली जो वीडियो थी उसमें फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस के ना सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन होते थे, कार्टेशियन फॉर्म के, बट यहाँ पे ना पैरामीट्रिक फॉर्म के भी हमारे पास सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे पिछली वीडियो में भी हमने किया था जिसमें सॉल्यूशंस के अंदर सिर्फ एक्स, वाई और एक कांस्टेंट आपको दिखे, ठीक है, वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर से डेरिवेटिव खत्म हो जाता है और सॉल्यूशन में सिर्फ वेरिएबल्स बचते हैं, मतलब जो भी एक्स वाई दे रखो या वाई जेड दे रखो, वाई टी दे रखो, एक्स टी दे रखो, जो भी, वो दो वेरिएबल्स और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, एक बात आपको अगर याद हो, जर्नल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि अगर हमारे पास जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी हो उसके अंदर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जितना ऑर्डर होगा। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, वन ऑर्डर है, ठीक है। वाई और एक्स दो वेरिएबल्स दे रखे हैं और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक ही ऑर्डर है, तो मतलब एक ही कांस्टेंट हमारे पास आंसर में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर में क्या आ रहे हैं, एक्स, वाई एंड सी। जो डेरिवेटिव है ना डी वाई बाई डी एक्स, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा जब हम कार्टेशियन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमेशा उतने ही कांस्टेंट मतलब होते हैं जितने हमारे पास डिग्री नहीं सॉरी ऑर्डर की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताई है डेफिनेशन, तो जिसको नहीं पता वो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें जिसमें आपको कंप्लीट मैंने जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास होगी जिसके अंदर वेरिएबल्स जो भी होंगे, जैसे इक्वेशन के अंदर एक्स एंड वाई दे रखे हैं तो इसीलिए आंसर एक्स और वाई की फॉर्म में आया हुआ है, डेरिवेटिव भी एक ही ऑर्डर का है तो इसीलिए ये कांस्टेंट आया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्टेशियन फॉर्म। अब उसके बाद जो है ना
हम जाते हैं पैरामीट्रिक जो फॉर्म है उसके पास। पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि ना कार्टेशियन फॉर्म से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास दो टाइप की इक्वेशंस जो हैं वो हमें मिलेंगी। एक तो मिलेगा x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p c की फॉर्म में, दूसरा होगा y बराबर एक अनदर फंक्शन, वो भी p और c की फॉर्म में। मतलब कई बार ऐसा होता है p को एलिमिनेट करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है इक्वेशंस में, मतलब क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस जिनमें से p को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल हो जाए, उसमें ना इस टाइप के सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके जो सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन, उसको हम बोल देंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है p मतलब इस टाइप की भी इक्वेशन निकालना जो है हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप पे हमारे पास किस टाइप की जो सॉल्यूशंस हैं वो हो सकता है, वो मैं बता देती हूँ। वो होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन इन x एंड p। ठीक है, y बराबर फंक्शन ऑफ x एंड p, और इसके साथ जो होता है वो एक अनदर फंक्शन होता है, मतलब इसी के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दो इक्वेशंस हमें पैरामीट्रिक में चाहिए। तो वो जो फंक्शन होगा वो होगा x p एंड c की फॉर्म में 0 के बराबर। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ। एक तो हो गया y बराबर फंक्शन ऑफ x कोमा p, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा फंक्शन ऑफ x p एंड c की फॉर्म में इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा। अब इसी को मतलब इसी के जैसा ही, बस सिर्फ क्या करना है आपको, y और x को मर्ज करना है। यहाँ से बन जाएगा x बराबर फंक्शन ऑफ p एंड y की फॉर्म में, और साथ में एक अनदर फंक्शन आएगा जो होगा y p एंड c की फॉर्म में 0 के बराबर। सिर्फ आपको y और x को मर्ज करना है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आपके पास ना कार्टेशियन और पैरामीट्रिक दोनों फॉर्म के नहीं बन रहे होते, तो घबराना नहीं है, इस फॉर्म का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनको समझाने के लिए हमें कुछ पहले मैं मेथड्स बता देती हूँ, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो मेथड्स मेरे पास टोटल 5 मेथड्स हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 5 मेथड्स की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं टर्म बाय टर्म आपको बता देती हूँ। पहले मेथड्स के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। उसके बाद जो है उनको हर मतलब उनके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, जैसे एक मेथड एक वीडियो में कवर करा दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक मेथड कवर करा दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा पजल करते हैं जब मतलब आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला जो मेथड है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें p को सोल्व करना ना काफ़ी इजी होता है हमारे लिए। मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन दे होती हैं, कई बार p के मल्टीपल में कुछ चीज़ दी हुई है, तो उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और p अगर हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ भी एक्स एंड वाई का वेरिएबल की फॉर्म में चला गया, तो ये वही होगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी, और वहाँ से इंटीग्रेट करके सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा सबसे पहला काम यही करना है पेपर में, जब भी कोई मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन जो है वो p के लिए सॉल्वेबल है या नहीं है, क्योंकि ये सबसे ईजी है। दूसरा होता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, अगर इक्वेशन x के लिए सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रोसीजर होता है जिसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थर्ड है फॉर y। ठीक है, तो 3 टाइप की तो बिल्कुल ईजी होगी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ये तो आपको सबसे पहला देखना है। जो फोर्थ फॉर्म है उसका वो होती है स्पेशल टाइप की फॉर्म। ठीक है, क्लैरेट फॉर्म उसको बोलते हैं। इसका काफ़ी एक यूनिक सा मतलब नेम है और यूनिक सा थोड़ा प्रोसीजर है, और लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो क्लैरेट फॉर्म जो है वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म होती है टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस और बट फर्स्ट डिग्री ना हो। ठीक है, इसकी फॉर्म जो है वो होती है y बराबर p मल्टीप्लाई में x, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस में फंक्शन ऑफ p। तो ऐसे टाइप के अगर इक्वेशन दे रखे उसको क्लैरेट फॉर्म बोलते हैं, और इसको सोल्व करने का मेथड आपको बताएंगे कैसे सोल्व होता है। जो लास्ट मेथड है वो होता है ऐसी इक्वेशंस जिनको हम रिड्यूस कर पाएँ क्लैरेट फॉर्म में। ठीक है, सो फिफ्थ मेथड इज़ इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्लैरेट फॉर्म। लिख के बता देते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्लैरेट फॉर्म। तो ये हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं जो हमें फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी हूँ बट फर्स्ट डिग्री की ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहला मेथड बता देती हूँ, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, कि अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशंस दे रखी हो जो p के लिए
सोल्व करनी ईजी हो। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन गिवन थी ना, उसी के अंदर जो मैंने आपको बताया कि dy/dx को आप p सपोज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम वही ले लेते हैं, जहाँ भी आपको dy/dx दिख रहा है वहाँ पे आप जो है p सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको इक्वेशन दिखा देती हूँ जो हमने लिखी थी। ये इस इक्वेशन में आप dy/dx जहाँ भी है वहाँ पे आप p सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए सोल्व करना, राइट। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में dy/dx को स्मॉल p जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन बन गई कुछ इस टाइप की, ठीक है। एक बार राइट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू बना है ना। ये मैं बात बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, भूलना नहीं है। कभी इसको ही फर्स्ट डिग्री में लगा दो आप, है ना। तो सोल्व करते हैं p के लिए। अगर p के लिए सोल्व होगा तो पूरी इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे, कुछ p सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब ऐसा होगा अगर सोल्वेबल फॉर p हुई इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो बता रही हूँ अभी। अगर इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p है तो कुछ इस टाइप के फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जो ये फैक्टर्स बने हैं ना हमारे n, इन फैक्टर्स को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ कैसे सोल्व करते हैं। एक बार लिख के दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो जाएंगी हर एक, ठीक है। इनको आप सोल्व कर लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा लेना, ईजी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से आप इंटीग्रेट करके सोल्व कर लोगे। जिसको नहीं सोल्व करना आता वो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट जो आंसर होगा फर्स्ट फैक्टर का वो हो जाएगा f1 की फॉर्म में, दूसरा हो जाएगा f2 की फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास n जो फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने देखो कॉन्स्टेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, c1 c2 cn। इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जितने हमारे पास ऑर्डर की इक्वेशन हो उतने ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ 1 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगा, बट आंसर में मतलब हमारे पास आ रहे हैं c1 c2 cn, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको मर्ज करके एक ही कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, कॉन्स्टेंट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो आप कॉन्स्टेंट एक सपोज कर लो c, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, ठीक है। बट हमें जनरल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। तो इनको कंबाइन करोगे तो एक जनरल सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। कंबाइन करने का मतलब क्या, आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, ठीक है। आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। जब इन सारे फंक्शंस को कंबाइन करोगे एक सिंगल इक्वेशन में तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे ना, कोमास की जगह मल्टीप्लाई लगा लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। तो इस टाइप से कंबाइंड एक इक्वेशन आएगी जिसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल देंगे, अगर इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर ली हमारी कुछ इस टाइप की, dy/dx स्क्वायर माइनस ax की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब dy/dx क्या होता है, p मैंने माना था शुरू में, तो मैंने रख दिया p स्क्वायर माइनस ax की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्लियरली पता चल रहा है सोल्वेबल फॉर p है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हो गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। आप दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट कर दो, तो ये बन गया p इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1/2 एंड x रेज टू पावर 3/2। अब p क्या होता है, dy/dx होता है, राइट। आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सोल्व कर लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो dy/dx इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2 एंड x की पावर 3/2 हो गया। अब आप क्या करोगे, x वालों को एक साइड में, x और dx वालों को और dy वालों को एक साइड में। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y, और राइट हैंड साइड में से a की पावर 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। x की पावर 3/2 क्यों जाएगा, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो 5/2 जो है वो 2/5 बन जाएगा, प्लस में c इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई एंड सी की फॉर्म में। मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई एंड सी की फॉर्म में ये भी है हमारे पास। ये तो कार्टेशियन सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इक्वेशन का, जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि सेकंड मैं आपको इसीलिए लेके बता रही हूँ कि हमारे पास आंसर जो है ना वो कैसे डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन ले ली कुछ इस टाइप की, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेके बता रही हूँ क्योंकि ईजी सा तो हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से ना आपको अलग पता चल रहा है, p मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना। p कॉमन ले सकती हूँ, मतलब p का चांसेस बन रहा है सोल्व होने का।
मैंने पी को कॉमन लिया, मेरे पास इक्वेशन बच गई कुछ इस तरीके से। अब देखो जो मेरे पास इक्वेशन बची है ना, इसमें साफ पता चल रहा है हाइयर डिग्री जो है पी की 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है पी में, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करना ईजी है, आप वो वाला मेथड लगा सकते हो जो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला होता है, वो लगा सकते हो। अगर सिंपल पता लग रहा है सोल्व करना तो सिंपल भी कर लो। यहाँ से देखो पता चल रहा है पी में कॉमन लूँगी तो बनेगा p + 2x, फिर यहाँ से कॉमन लूँगी मैं y² माइनस का y² अगर मैं कॉमन लूँगी तो ये बचेगा ब्रैकेट में p + 2x, है ना। अब देखो दोनों में से p + 2x कॉमन आ सकता है, तो ये तो काफ़ी इजी था सोल्व करना। बट अगर नहीं हो रहा तो आप जो रूट वाला फैक्टर वाला जो मेथड होता है ना, फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा लेना जो हमने 10th 9th में पढ़ा है आई थिंक, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये ना इस टाइप की इक्वेशन बन रही है ना, तीनों के मल्टीपल, राइट। अब तीनों को बराबर बराबर 0 के रखना पड़ेगा अलग अलग से, तो p बराबर 0 एक आ गया p - y² बराबर 0, एक आ गया p + 2x बराबर 0। देखो ये सेम वही बन गया जो हमने वर्किंग रूल पढ़ा था, है ना, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लेके बताया ये। तो यहाँ से कर लो तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो सेपरेट करके, ठीक है। यहाँ से मैं बता देती हूँ एक बार कि मैंने कैसे किया, कभी कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से मैंने क्या किया, p को ना आप dy/dx रख देना, ठीक है। p को dy/dx रखा, y² को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, जो माइनस का y² है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद y और dy वालों को एक साइड में कर लो और dx वालों को एक साइड में कर लो, तो ये यहाँ से आया है ना। अब थर्ड में भी ऐसे ही करना है, dy/dx रख के p को और 2x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, अब dx को भी उस साइड में शिफ्ट कर दो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर रही हूँ मैं सारा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना एक बार, कभी समझ ना आ रहा हो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती क्या है। उसके बाद इंटीग्रेशन करा, y बराबर कॉन्स्टेंट आ गया। सेकंड में कॉन्स्टेंट तीनों में सेम ले लेना, क्योंकि नहीं लोगे फिर बाद में लेना पड़ेगा, है ना, तो कॉन्स्टेंट सेम ले लेना। यहाँ से मैंने सेकंड में इंटीग्रेशन करी तो ये बन गया y की पावर -1/-1 = x, प्लस में कॉन्स्टेंट सेम ले लेना c, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो y बराबर -2x² / 2 प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो तीन इक्वेशंस आ गई, एक आई y बराबर c, दूसरी आई -1/y = x + c, एंड द थर्ड वन इज़ y बराबर -x² + c। अब तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, तो वी हैव टू कंबाइन दैम। हम कंबाइन करके इनको क्या करते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब मैंने कंबाइन करने में क्या बताया था, मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मली तीनों इक्वेशंस की, तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से देखो y को ना इधर मल्टीप्लाई करो पहले x + c के साथ, और फिर -1 जो है इसको इन्हीं के साथ मर्ज कर दो तो +1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है। थर्ड इक्वेशन में x² + c को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये बन गया, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस का कंबाइन करके मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन बन गया गिवन इक्वेशन का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्वेशन विच इज़ सॉल्वेबल फॉर p, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम x के लिए और y के लिए जो इक्वेशन सॉल्वेबल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल द फ्यूचर आईटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।